क्लास आज हम लोग केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट से पहले जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है उसके। तो रेडी हो आप सब लोग केस स्टडीज बताने के लिए मुझे? तो मैं काफी सारे केस स्टडीज कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके हैं और जो कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आ सकते हैं उनके लिए। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप सबको क्लास थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ पे जो 2019 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 2019 में पूछा जा चुका है। चलो चेक करते हैं। दामिनी डिसूजा टुक ओवर द रेन्स ऑफ किंसा रिटेल एज इट्स एमडी इन इंडिया। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्लास किंसा रिटेल विच इज हेडक्वार्टर जापान। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जापान में है। इट हैज बिन रिटेल बिजनेस फॉर लास्ट 40 ईयर्स। पिछले 40 सालों से ये काम कर रहे हैं। It has regional offices in many countries that take care of the shops in that region. तो अलग अलग ऑफिसेस बना रखे हैं अलग अलग कंट्री में ताकि उस एरिया की कंट्री को उस कंट्री में जो उस एरिया में जो शॉप्स हैं उनको वो मैनेज कर सके। As it is a large organization, the regional officers have been given the power to decide and spend fund section to them by the headquarter for the welfare for the customers of their region. तो कुछ ना कुछ फंड उनको दिया जाता है हर साल हेडक्वार्टर द्वारा जो उसे कस्टमर की भलाई के लिए खर्च करना होता है। किंसा रिटेल wants the highest possible standard of ethical code of conduct being followed. उनको ध्यान रखना है कि एथिकली सारा का सारा काम होना चाहिए। फॉर विच अ कोड ऑफ कंडक्ट इज इन प्लेस ऑफ पुटिंग वैल्यूज इनटू प्रैक्टिस all the employees as well as board members are required to act in accordance with the highest standard of the personal and professionals integrity when acting on the behalf of the company। तो आपने क्लास बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है और पूरा का पूरा जो कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, कंपनी ने जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, कंपनी ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है, उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। नॉन कंप्लायंस इन्वॉल्व अ हैवी पेनल्टी इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने कंपनी के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, कंपनी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तो हम क्या करेंगे क्लास? हम उस सिचुएशन में आपके एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर देंगे, हम बंद कर देंगे, आपकी जॉब कैंसिल, आपको निकाल देंगे। एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, यानी कि फेओल के दो प्रिंसिपल को बताना है जो किंसा लिमिटेड फॉलो करती है। तो बताओ क्लास, देखो सबसे पहला आंसर जहां पे हम बात करते हैं रूल रेगुलेशंस की, तो रूल रेगुलेशन की जहां बात होगी वो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है। तो प्रिंसिप देखो जहां पे ये बोला जाए ना रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है और रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करोगे तो हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी, कंपनी के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, आपको उनको फॉलो करना है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझना है कि रूल्स रेगुलेशन कहां पे पढ़े हमने? डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन का मतलब ही क्लास यही था कि कंपनी के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, कंपनी की रूल्स कंपनी की रेगुलेशंस को ओबे करना है, चाहे वो कोई भी लेवल का मैनेजर हो उसको क्लास क्या करना है? ओबे करना है। क्लियर है यहां तक? एक प्रिंसिपल और बताओ क्लास, डिसिप्लिन तो सबका सही है। देखो पूरव, इसमें इनिशिएटिव कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं बोला कि हम एम्प्लॉयज के सजेशन का वेलकमिंग करेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा और कोई प्रिंसिपल जो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में फिट हो सके आपने क्लास ये बताना है, ठीक है? देखो यहां लिखा गया है रिटेल बिजनेस ऑफ द 40 इयर्स, इट हैज रीजनल ऑफिस इन मेनी कंट्री दैट टेक केयर ऑफ द शॉप दैट रीजन, और उनको पैसा दिया जाता है और उस पैसे को वो यूज करते हैं। क्लास सुनो, एक प्रिंसिपल और हो सकता है इसमें और वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स क्या है, हर कंट्री में पावर्स को बांट रहा है और पावर बांटने के बाद उसको क्या करता है क्लास? मतलब कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि भाई पैसे दिए। देखो जो बच्चे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं ना उनका भी ठीक है, लेकिन एस्पिरिट डी कॉप्स नहीं होगा इसमें। बेटा मानसी, इसमें कहीं भी सैलरी की बात नहीं कही गई है। इसमें ये नहीं बोला सैलरी, इसमें बोला कि अलग अलग कंट्री में है उनको पैसा दिया जा रहा है। मान लो ये हेडक्वार्टर है, बात समझना, ये हेडक्वार्टर है
और ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, B1, B2, B3, B4। तो हेडक्वार्टर इनको पैसे देता है, इनको पैसे देता है, और ये लोग क्या करते हैं, इस पैसे से अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होगा, या आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। इसमें जो और बच्चे बोल रहे रेमुनरेशन है, भाई रेमुनरेशन कहीं भी नहीं है क्लास, सैलरी की बात इसमें नहीं कही गई है कि हम उनको फेयर रेमुनरेशन देंगे, उनको अच्छा पैसा देंगे ताकि वो टिक के काम करें, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें बताओ। तो ये क्लास, ये फर्स्ट केस आई होप कि सबको क्लियर हो गया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप और चीजें क्लियर कर लोगे, डोंट वरी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, अनदर क्वेश्चन। चलो जल्दी से देखो। अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, अगर क्वेश्चन कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो आप सबको ध्यान रखना है। आंचल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कहां इसमें कोई अपना इंटरेस्ट को छोड़ रहा है कंपनी के लिए? कौन मुझे बता दो, इस पूरे केस स्टडीज जो आपने अभी अभी आपने देखा, उसके अंदर कौन अपना इंटरेस्ट छोड़ रहा है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कंपनी के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हो सकता है, मत देखो, जो सबसे बेस्ट है वो देखो। होने को तो आप बोलोगे कुछ भी हो सकता है, जो सबसे बेस्ट है, सुइटेबल है, वो आप आंसर दोगे। उसके अलावा अगर आप आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है, वो जानता है एग्जैक्टली इंसान को क्या करना है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, और चीपेस्ट वे में हम कैसे उसको अचीव कर सके। टेलर ने बहुत सारे टेक्निक्स को डेवलप किया है, scientific management principles, and was able to achieve the threefold increase in productivity in Bethlehem Steel Company, B Steel Company, where he worked। यानी क्लास कंपनी साइंटिफिक टेक्निक का, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करके 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रही है। प्रोडक्शन में 3 गुना ज्यादा जो है वो क्लास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वन ऑफ द टेक्निक हेल्प्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। क्लास ध्यान समझना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। वन ऑफ द टेक्निक helps to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive scheme, determine the labor cost. Another technique recognize those workers who are able to accomplish exceed the fair day work, मतलब टारगेट दिया जाता है एक दिन का, उससे ज्यादा कौन करता है, is based on the premise that efficiency is the result of joint effort of the managers and workers. Quoting them line from the above paragraph identify the two principles of management. Come on। तो सबसे पहला जो है वो शताक्षी ने बता दिया है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। मेरी बात समझना, जो ये लाइन मैं कोट करता हूं यहां पे, ये रहा लाइन कोट का मतलब समझते हो ना, आपको लिखना पड़ेगा किस लाइन को देखकर आपको ऐसा लगा कि, आपको किस लाइन को देखकर ऐसा लगा कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम लागू होगा। क्लियर यहां तक? ये यहां तक देखो, अगर आप 100 यूनिट तक बनाते हो तो आपको 5 रुपए के रेट से मिलेगा, 100 से ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपको 7-8 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट से मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम कहता है कि आप जो भी प्रोडक्शन करते हो उसके हिसाब से हम जान लेंगे कौन प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है, कौन अनप्रोडक्टिव। जो एक स्टैंडर्ड से ज्यादा बना रहा है उसको ज्यादा पैसे मिलना चाहिए, डिफरेंट वेज है तो डिफरेंट प्राइस, और डिफरेंट प्रोडक्शन कर रहा है तो डिफरेंट वेज देंगे हम। तो यहां से तो ये पता चल गया। बाकी बच्चों सुनो, एक और जो है, देखो यहां टेक्निक की बात की जा रही है। सबसे पहली बात, एक बच्चा बोल रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेटा आप क्वेश्चन को पढ़ो, यहां क्या पूछा गया है, क्या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब टेक्निक है या प्रिंसिपल है, ये बताओ मुझे। साइंस रूल ऑफ थंब क्या है, टेक्निक या प्रिंसिपल? अब आगे देखना, एक और इसके अंदर है, इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द टेक्निक दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड। कितने वर्कर काम करेंगे क्लास, कितने वर्कर काम करेंगे? काफी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, टाइम स्टडी। कितने वर्कर काम करेंगे, कहने का मतलब क्या है, अगर हम इतना समय दें काम करने के लिए किसी वर्कर को, तो हमको कितने वर्कर की जरूरत होगी उस काम को पूरा करने के लिए। अगर हम 2 घंटे में एक वर्कर से चाहते हैं कि 1 यूनिट बने, तो हम कितने वर्कर को हायर करेंगे ताकि 100 यूनिट बन सके, या 200 यूनिट बन सके, 250 यूनिट बन सके, हम कितने वर्कर हायर करेंगे। तो जहां भी क्लास नंबर ऑफ वर्कर की बात आए कि कितने वर्कर आप हायर करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास टाइम स्टडी।
मतलब आप कितना समय देना चाहते हो वर्कर्स का कितना समय लेना चाहते हो, तो दैट इज टाइम स्टडी। तो ये क्लास आपने ध्यान रखना है, टाइम स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो आ जाओ फटाफट जरा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, देखो हिम्मत मत हारो, गलत जाता है कोई बात नहीं, समझ रहे हो बात को, गलत जाता है कोई बात नहीं, आगे सही जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना है ना, सीखना है, सही जाएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे सही जाएगा। क्वेश्चन शुरू में यही होता है, गलत होगा, फिर आधा सही होगा, फिर पूरा सही होगा, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा ना आपको, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करो। करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी। करण नाथ ने, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, कई बच्चे तो समझ नहीं पाते, मीनिंग कन्वर्ट नहीं कर पाते इंग्लिश को हिंदी में, तो भैया पहले सीखो, वो प्रैक्टिस से ही होगा। करण नाथ ने डी नॉर्थ कंपनी, मोटर कंपनी है, फ्रॉम हिज अलाइंग father 3 months ago. In the past, company was not performing well. Karan was determined to improve the company performance. करण से बोला गया कि भैया आप कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाओ। He observed that the method of production as well as selection of employees in the company were not scientific. तो करण को ऐसा लगा कि प्रोडक्शन करने के लिए जो मेथड लगाया जा रहा है और एम्प्लॉय को भर्ती करने के लिए जो मेथड लगाया जा रहा है छांटने के लिए, वो साइंटिफिक तरीके से नहीं लगाया जा रहा। ही बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। करण को पता है कि एक ही मेथड है जो एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकता है, एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। उसको लगता है कि एक ही मेथड है जिससे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? तो वो कौन सा मेथड है जिससे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है क्लास? देयर इज ओनली वन मेथड। वेरी गुड। यहाँ पे अभय प्रताप का आंसर, शिवम का आंसर सही आ गया। एक ही बेस्ट मेथड है जिससे क्लास बढ़ाया जा सकता है, दैट इज क्लास मेथड स्टडी। सॉरी, दो बार लिख दिया, मेथड स्टडी। ओके, तो हम किसी एक सबसे बेस्ट मेथड को अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करके क्लास क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। ही ऑल्सो फेल्ट दैट one of the method is develop the worker, the company should be trained to learn that best method. He asked the production manager to develop the best method and carry out necessary training. आप नेसेसरी ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हो, यानी कि सबसे पहले काम करो, सबसे अच्छा मेथड कौन सा उसका पता करो, अलग अलग मेथड से प्रोडक्शन करो और जो सबसे अच्छा मेथड है आप उसका पता लगाओ। और जो सबसे अच्छा मेथड है, जब ये चीज पता लग जाए, सबसे अच्छा मेथड है क्लास, ये चीज पता लग जाए, तो आपने क्लास ध्यान रखना है कि अगर आपको पता लग गया सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो उस सिचुएशन में आप उस मेथड के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, उसे ट्रेनिंग दो, प्रॉपर ट्रेनिंग। द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप दिस मेथड यूजिंग सेवरल पैरामीटर, राइट फ्रॉम द डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस फॉर मैन, मशीन्स, रॉ मटेरियल, टिल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने तक सारी बातों का ये ध्यान रखते हैं। दिस मेथड वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट, आउटपुट बढ़ा, क्वालिटी बढ़ी, कॉस्ट कम हुआ, वेस्टेज कम हुआ। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स, मतलब यू हैव टू राइट मोर देन वन प्रिंसिपल व्हेन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट प्रिंसिपल्स, नॉट प्रिंसिपल्स, एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इन द अबव केस। तो प्रोडक्शन मैनेजर, सबसे पहले आपने क्लास ध्यान रखना है, जो टेक्निक है वो क्या है क्लास? मेथड स्टडी। देखो जिस पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाए आपने उस पैराग्राफ में क्वेश्चन बताना है। और दूसरा है क्लास यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वह डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। देखो बच्चों मुझे बताओ किस वर्ड से मुझे पता चला डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। प्लस कहने का मतलब क्या है कि हम वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिया करेक्ट आपका, वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग देना क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर बहुत अच्छे से काम करें तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एक है क्लास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये दोनों प्रिंसिपल है और ये टेक्निक है। सर आपको साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कैसे पता चला? बेटा आप साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे चेक करो, लिखा है कि कंपनी साइंटिफिक तरीकों को यूज नहीं कर रही है। कंपनी और नॉट साइंटिफिक, एम्प्लॉय को हायर करने का तरीका, प्रोडक्शन के मेथड्स का तरीका साइंटिफिकली यूज होना चाहिए। तो ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है। बेटा क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है क्लास आपने इस बात का।
ओके तो ये इसका मेथड स्टडी है, आप पहले मेथड स्टडी को एक्सप्लेन कर देना, या डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। चलो एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, 2018 का ही है ये, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशन का नहीं, सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया है ये उसका क्वेश्चन है। चलो चेक करो। रजत ज्वाइंड एज सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड। क्लियर है क्लास यहां तक? रजत joined as a CEO of Bharat Limited, a manufacturing computer hardware. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी, मतलब जो कंपनी कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह बनाती है। ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस द एम्प्लॉइज, पहले दिन एम्प्लॉइज को एड्रेस किया। ही सेड दैट ही बिलीव दैट गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। बच्चों यहीं से ही दिमाग क्लिक कर जाएगा आपका। एक अच्छी कंपनी में एम्प्लॉय का सजेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी क्लास एम्प्लॉय सजेशन दे। शताक्षी ये स्टेबिलिटी कहां से आ गया? सजेशन सिस्टम तो इनिशिएटिव होता है ना, अगर आपको याद हो तो। सजेशन सिस्टम क्या होता है? इनिशिएटिव, जहां आप एम्प्लॉयज के सजेशन को वेलकम करते हो, दैट इज इनिशिएटिव। समझ रहे हो बात को? शिवम मेरे बेटा क्वेश्चन मैंने आपको भेज रखा है ऑलरेडी, तो आज मैं फिर से भेज दूंगा। He wished to minimize employees turnover to maintain organizational efficiency. ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए वो एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करना चाहते हैं। तो अब यहां पर आप स्टेबिलिटी बोल सकते हो। हाँ हाँ अब ठीक है, मैंने वो लाइन पढ़ी नहीं थी एक्चुअली। तो अब आगे अगर लिखा है कि एम्प्लॉय को स्टेबल करने की बात की गई है, मैंने यहीं तक पढ़ा था सजेशन सिस्टम। तो सजेशन सिस्टम का होगा इनिशिएटिव, और टर्नओवर को मिनिमाइज करना है, यानी कि वो स्टेबिलिटी ठीक है आपका। ओके गुड। He ensured all employees that he would ensure that the arrangement were clear, fair, there is no judicious application of penalty, कोई भी पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। However, he said that he believed that lazy personnel, बच्चों सुनो, जब पेनल्टी लगाने की बात आती है, वो कहते हैं कि आप इतना अच्छा काम करो कि हम आप पे पेनल्टी ही ना लगाएं, इसका मतलब डिसिप्लिन। एक एक बच्चे का आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है। क्लियर है यहां तक? एक एक बच्चे का आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है। सो गुड, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आगे पढ़ो। However, he said that he believed that lazy persons should be dealt with sternly to send a message that everyone, यानी कि जो लेजी पर्सनल है, जो अच्छे से काम नहीं करता है क्लास, तो उनको मतलब क्या करना है, देखो मतलब क्या है कि सबको इक्वल मानना है। मैनेजमेंट की आईज में सबको इक्वल है बेटा, सबको इक्वल है मतलब क्या है? सबको इक्वल, मैनेजमेंट की नजरों में सब बराबर है, यानी कि इक्विटी। ऑल्सो दैट ही वुड वांट टू प्रमोट अ टीम स्पिरिट। बोलो बच्चों, टीम स्पिरिट की बात कह दी तो कौन सा प्रिंसिपल आएगा? जब बात टीम स्पिरिट की हो रही है तो आप कौन सा प्रिंसिपल लागू करोगे? वेरी गुड। Esprit de corps and harmony among the employees, which would give a rise spirit of mutual trust and belongingness among the team member, eventually minimize the need of using penalty। और पेनल्टी को भी हम कम से कम कर पाएंगे अगर टीम स्पिरिट है तो। और क्लास टू ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। बोलो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बोलो? इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन take priority over the interest of individual employee। very good Satakshi, subordinate of individual interest to general interest। पूरब भाई करेक्ट है, उत्कर्ष करेक्ट है। कहने का मतलब क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे रेदर देन अपने इंटरेस्ट को, यानी कि मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है, मेरी पर्सनल मीटिंग है कहीं, मेरे फैमिली फंक्शन है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे सोचना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि मुझे अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए। क्लियर है यहां तक? चलो ये हो गया क्लास यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं। देखो वैल्यूज वगैरह आप पेपर में पूछे जाते नहीं है, तो मैं वैल्यूज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हालांकि क्वेश्चन पूछता क्या है, 4 प्रिंसिपल बताने थे, 4 तो मैंने तो आपको 4 से ज्यादा ही बता दिए, 4 ही पूछने थे, मैंने 4 से आपको ज्यादा बता दिए। सो डोंट वरी। रेडी, कम ऑन, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। बेटा बड़े क्वेश्चन को देख के ना हिम्मत मत हार जाना, शुरू से एंड तक पूरा अच्छे से पढ़ो, फिर बताना क्या होगा इसका आंसर। चलो चेक करो, आंसर बताओ फटाफट, पढ़ो पॉइंट्स, पढ़ो आंसर बताओ।
Sanchit, after completing his entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in New Delhi. The specialty of the coffee shop was special aroma coffee. Aroma मतलब एक तरीके से आप सुगंध कह सकते हो, खुशबू कह सकते हो, of coffee and a wide variety of flavors to choose from. और अलग अलग फ्लेवर है कॉफी में भी. ओके, चलो आंसर आने लग गए हैं. ऐसे हर कोई बताओ क्लास, आंसर सबके करेक्ट हैं. आगे लिखा है somehow the business was neither profitable nor popular. लो, ऐसा करने से इन्होंने बहुत सारी वैरायटी तो रख दी, लेकिन फिर भी इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, इनका बिजनेस पॉपुलर नहीं है. संचित was keen, यानी he is much more interested to find out the reason of their failure. रीजन को फाइंड आउट करना चाहते हैं. उन्होंने संध्या को अपॉइंट कर लिया. संध्या मैडम एमबीए है एक रेप्यूटेड कॉलेज से, तो उनको बोला गया कि आप फाइंड आउट करो यार कमी कहां आ रही है हमारे बिजनेस में. संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट. संध्या ने क्लाइंट से फीडबैक लिया एंड फाउंड आउट दैट दो they love the special unique aroma coffee but not happy with the long waiting time being taken to process the order. कहते हैं यार हमें आपका एरोमा कॉफी तो बहुत पसंद है, लेकिन यार आप ऑर्डर को बहुत देर में डिलीवर करते हो, मतलब हमें काफी वेट करना पड़ता है, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है. कई बार क्या होता है क्लास कि आप ऐसी दुकान पे जाना खाना ज्यादा पसंद करते हो जहां तुरंत आपको डिलीवरी मिले, आप तुरंत ऑर्डर दो और तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो वहां पे आप ज्यादा पसंद करते हो जाना कि भाई तुरंत ही डिलीवरी मिल जाती है, तो अच्छा है. ओके, सी analyzed and found out that there are many unnecessary obstructions in between which could be eliminated. तो कहते हैं बहुत सारे obstructions है, रुकावट है बीच बीच में, इसके टाइम बहुत ज्यादा लगता है टाइम, तो उसको एलिमिनेट करेंगे. शी फिक्सेस स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर. ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया गया कि भाई हाँ फिक्स है, वे 5 मिनट में हम आपको ऑर्डर दे ही देंगे. शी ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वर सम फ्लेवर विच डिमांड वॉज नॉट इनफ, कि बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर की डिमांड तो नहीं है, सो डिसाइड टू स्टॉप दैट सेल ऑफ सच फ्लेवर. कहते हैं ऐसे से जो देखो आप 10 फ्लेवर बेच रहे हो, बिक आपका 2 ही रहा है, बाकी इक्का दुक्का बिक रहा है, तो क्यों से बना रहे हो. तो ये तो आपको बहुत अच्छे से सबको समझ आ गया है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये आ गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. As a result, with a short period of time, Sandhya able attract to the customer. तो इसका तो आपको समझ गया कि समझ आ गया स्टैंडर्डाइजेशन. दूसरा क्लास, बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट है उनको एलिमिनेट करेंगे. मोशन स्टडी, टाइम सेट कर दिया. क्लास सुनो, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया. बोलो, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया मतलब क्या है सर? टाइम स्टडी. तो बच्चों इस क्वेश्चन में मेजॉरिटी बच्चों का आंसर जो है वो सही है. और टू टेक्निक पूछा है, तो यू हैव टू राइट एनी टू, कोई भी दो जो है आप लिख सकते हो. तो पेपर में क्लास आप कोई भी दो जो है वो लिखना, और मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिख लो. आप खुद ही एग्जामिनर को ऑप्शन दे दो कि देखो हम 4 लिख रहे हैं, जो 2 सही है वो आप ले लो. भाई इस तरीके से आप नहीं कर सकते. ओके, तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा. यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट. तो प्रैक्टिस करोगे ना तो बनने लगेगा. देखो एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, कमॉन फटाफट. 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाओ फटाफट. इस पिछले क्वेश्चन में फैटिग स्टडी नहीं आएगा, टाइम स्टडी आएगा. ओके, हाँ बिल्कुल नितिक, एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ लिखना नहीं है. मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको 3-3 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है. बट अगर आप इसको पहचान गए कि क्या होगा तो इतनी समस्या नहीं आने वाले. टीचर ऐसे ही नंबर दे देगा आपको. जो आपने पहचाना ही सही तो एक्सप्लेनेशन भी आपका करेक्ट होगा. जल्दी से देखते हैं इसका आंसर. सबसे पहले कौन बताएगा? कम ऑन फटाफट रीड करो. आपका विद्यालय बिलीव करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, यानी कि एम्प्लॉय का पूरी तरीके से डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से को करिकुलर और को करिकुलर स्पोर्ट एक्टिविटी भी लागू की गई है स्कूल में. बहुत सारे स्कूल के अंदर क्या होता है, उत्कर्ष का करेक्ट आ गया है क्लास यहाँ पे, ठीक है. 3-4 लाइन बहुत है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आ गया करेक्ट. मानसी पूरव, सत्यजीत. सत्यजीत गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये कहाँ से लिखा हुआ है? फीचर की बात कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, फीचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे पढ़ते हैं. On its founder day, a stage performance had to be put up. A committee of 10 perfect
वर कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। भैया 10 परफेक्ट को प्लान किया गया। दे ऑल डिसाइडेड टू यूज रिसाइकल पेपर फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए रिसाइकल पेपर यूज करेंगे, रीयूज करेंगे। देयर वाज स्पिरिट ऑफ यूनिटी, नाम से ही पता चल गया। स्पिरिट, डी कॉप्स एंड हार्मनी एंड ऑल द मेंबर सपोर्टेड ईच अदर। हर एक मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे क्लास यहां पर, ठीक है, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। आगे लिखा हुआ द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, प्रोग्राम वाज सिस्टमेटिकली प्लान और एग्जीक्यूटेड। कार्तिक वन ऑफ द परफेक्ट, कार्तिक परफेक्ट है जो रियलाइज करता है द ग्रुप हैड अनलोइंगली अप्लाइड द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हाइल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द परफॉर्मेंस। ही आल्सो इंस्पायर द सक्सेस ऑफ द फंक्शन ऑफ आस्क बाई। और उसने अपने पापा से ये भी कहा कि वो प्रिंसिपल को अप्लाई करे अपने बिजनेस में भी, तो उसके पापा उस बिजनेस को में ऑलरेडी उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स। दो फीचर की बात करें तो गोल को आपने अचीव किया ही किया। बाकी क्लास वो अपने पापा से बोल रहा आप भी इस बिजनेस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करो। मतलब इस प्रिंसिपल का कैसा फेनोमेनन है? यूनिवर्सल फेनोमेनन, यानी कि उसके पापा को भी बोल रहा है कि आप भी बिजनेस में अचीव करो इस प्रिंसिपल को। क्लियर है? तो यूनिवर्सल फेनोमेनन हो गया। वैल्यूज जो है आपका विद्यालय कौन कौन से कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लास की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आप चीज लिख सकते हो। बट ये आप क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन में वैल्यूज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यूनिवर्सल फेनोमेनन और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और प्रिंसिपल क्या? एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। चलो 11 क्वेश्चन है, जल्दी से 11 क्वेश्चन पढ़ लो। छोटा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर देना चालू करो, कम ऑन फटाफट। टेल्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है फाइल और फोल्डर ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स टू डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक फाइल फोल्डर। अच्छी बात है, प्लास्टिक फाइल फोल्डर को हटाने के लिए, डिस्करेज करने के लिए पुराने कपड़ों से फाइल बनाते हैं। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस विच वर लेस, विच मतलब कि विच वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। तो गांव के लोगों को नौकरी दे रहे हैं जहां जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। एन एम्प्लॉय हरीश डिजाइन अ प्लान एंड कॉस्ट ऑफ रिडक्शन बट नॉट वेलकम बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। हरीश ने एक डिजाइन बनाया, एक प्लान बनाया कॉस्ट को कम करने के लिए, लेकिन मैनेजर ने उसके सजेशन को वेलकम नहीं किया। अनदर एम्प्लॉय गिव सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन डिजाइन बट इट वाज ऑल्सो नॉट अप्रिशिएटेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। तो लोग अपना आइडिया दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर उसे अप्रूव नहीं कर रहा। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? सबको पता है क्लास, जहां सजेशन की बात आती है तो वहां आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा? इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इज बीइंग डिस्कस और हाईलाइट हियर। चलो आ जाओ, 14 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। 15 क्वेश्चन कम और फटाफट आंसर देना चालू करो। द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। एक जो है टेलर और फ्योल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में इस्तेमाल किए जाएंगे। वन बिलीव दैट मैनेजर शुड शेयर द गेन ऑफ द वर्कर। बेटा आप प्लीज ध्यान रखना, जहां ये बात करते हैं कि मैनेजर को गेन शेयर करना चाहिए वर्कर के साथ, while the others suggested that employee compensation should depend upon the earning capacity of the company should give regional standard of living। भैया एम्प्लॉय को उतना पैसा दो ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके, अपना घर बार अपना परिवार वो चला सके। तो जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाती है तो वहां आप लिखोगे रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी आप एम्प्लॉयज को रेमुनरेशन यानी कि तनख्वाह देते हो। क्लियर है यहां तक? और दूसरा क्या है क्लास, जहां बात की जाए अर्निंग कैपेसिटी कंपनी शुड बी गिव देम रीजनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एम्प्लॉय को जो है वो कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं क्लास कॉम्पनसेशन की, टेलर ने कहा है, तो जहां पे क्लास टेलर कॉम्पनसेशन की बात कहता है वो होता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बच्चों ध्यान रखना, जब भी ये बोला जाए कि मैनेजर और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसको बोलते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। जब भी बोला जाए कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी का जो गेन है वो वर्कर के साथ शेयर करता है कि हमने ज्यादा कमाया तो हम आपको देंगे, तो उसको बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और जब बोला जाएगा कि काम करने से पहले हम एम्प्लॉय से सलाह ले लेते हैं, तो टेलर का वो कौन सा प्रिंसिपल है? फेयोल का तो इनिशिएटिव है, लेकिन टेलर का वही प्रिंसिपल बन जाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आज काम ज्यादा है, आज लंच ब्रेक नहीं होगा, तो बताओ कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल को इग्नोर किया मैनेजमेंट ने? आज काम ज्यादा है, आज कोई लंच नहीं करेगा, दिन भर काम करेगा। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्यों? क्योंकि क्लास आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोच रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से क्लास आंसर दो इस क्वेश्चन का, जहां पे आपको बताना है राजवीर वर्क्स एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट इन अ कारपेट मेकिंग फैक्ट्री।
एक कारपेट मेकिंग फैक्ट्री में ये प्लांट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे काम करता है. इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन टाइम, द प्रोडक्शन मैनेजर आस्क हिम टू मेक वर्कर्स work overtime, whereas finance manager is strictly against the practice because it will increase the cost of production. Moreover, Rajiv feel that since the company is manufacturing handmade carpet as well as machine made carpet, there is lot of overlapping of activity. Therefore, there should be two separate division for work of them, which each individual should have its own charge, plan, executive resources. तो आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो वायलेट किया जा रहा है. तो वॉयलेट कौन सा प्रिंसिपल किया जा रहा है अपने क्लास, ये बताना है. ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट राजवीर फील्ड शुड बी इंप्लीमेंटेड इन फैक्ट्री. और आपको दो डिफरेंस बताना है. तो बेटा इसमें जो दो प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड है. साक्षी इसमें डिसिप्लिन जैसा कुछ भी नहीं है, कमांड है और डायरेक्शन है. ध्यान रखना, कमांड है और डायरेक्शन है. तो डिसिप्लिन आपने बताना है क्लास, और जो डिफरेंस है कमांड डायरेक्शन के, कोई भी दो डिफरेंस आपने बता देना है. ठीक है. तो कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो यहाँ पे हम जो बॉस की लेंगे वो एक ही बॉस की सुनेंगे. और डायरेक्शन का मतलब क्या, हमारा वन हेड वन प्लान, एक ही हेड के लिए एक ही प्लान होगा. तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है. क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. आ जाओ फटाफट थर्ड क्वेश्चन को चेक करो. Neeraj is selected for the post of software developer in an IT company. On the first day of his joining Mehul, his project manager tell Neeraj that during the course of his work he will come across many such opportunity which may tempt his to misuse his power. क्लास नीरज को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में चुना गया है कंपनी में, लेकिन मेहुल ने जो क्या किया, ज्वाइन मेहुल इज प्रोजेक्ट मैनेजर टेल नीरज. तो क्लास नीरज से कहा गया है कि तुम जब काम करते रहोगे तो तुम्हें बहुत सारा लालच भी आएगा, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे. लालच आएगा ताकि तुम अपने पावर्स का मिसयूज कर सको. तुम अपने लालच के लिए अपनी पावर का मिसयूज करोगे. इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट ऑफ द कॉस्ट लार्ज जनरल इंटरेस्ट. देखो ये लाइन तो आपको समझ आ गई होगी. इसको क्या कहते हैं क्लास, बताओ जरा. लार्ज जनरल इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. क्लियर है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. In such situation, the company rather exhibit exemplary behavior as it raise the stature in the eyes of the company. Also, interacting with any of the company and official matters, he should adopt formal chain of authority and communication. कहते हैं कि हर किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है. बेटा याद है ये ट्राइंगल, हर किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं. हर किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना क्या होता है, स्केलर चेन. जब भी स्केलर चेन आए तो ऐसा एक डायग्राम ABCDEFGHI करके बना देना. क्लियर है. तो इसमें क्या क्या आएगा, स्केलर चेन आएगा, और दूसरा कौन सा प्रिंसिपल आएगा क्लास, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. एंड इफ आई एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मेहुल इज एडवाइजिंग, तो मेहुल को बोला जा रहा है कि भैया आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, सॉरी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और स्केलर चेन, इनका फॉलो करो. ओके. नेक्स्ट है क्लास यहाँ पर, ये तो हो गया. आखिरी क्वेश्चन फटाफट देख लो, 10th क्वेश्चन, और इसका आंसर आप मुझे बताने वाले हो पढ़ के. फटाफट 2 मिनट टाइम लो, पढ़ो और मुझे समझाओ क्या होगा इसका आंसर. रीड करो आराम से. और इसका आंसर बताओ जल्दी से. अंशुल owns a small scale factory where utility items are prepared from waste material. Anshul own a small scale factory where utility items are prepared from waste material like paper machine items, paper and cloth bag, decorative material, etc. Over the past few weeks, he is observing that the productivity of one of his very efficient worker Ramdas is going down. तो उन्होंने देखा कि रामदास की जो एफिशिएंसी वो डाउन हो रही है. सो ही डिसाइड टू प्रोब इनटू अ मैटर एंड कन्फ्रंट रामदास वन डे.
ऑन बीइंग आस्क रामदास शेयर द अंशुल, रामदास बताता है अंशुल को that he has deliberately slowed down in his work as many of the less efficient workers often pull his legs, saying that there is no need for him to being more efficient when everybody is paying for the same rate. बोलो सुनो, ये अच्छे से काम कर रहा था बेचारा, पर बाकी सब ने बोला अरे यार सबको सेम ही पैसा मिल रहा है तो तुझे अच्छे से काम करने की जरूरत क्या है। जब सबको सेम पैसा मिल रहा है तो क्या मेहनत करेगा भाई, पैसा तुझे भी उतना मिलेगा मेहनत करके, हमें भी इतना मिलेगा। टेकिंग अ लेसन फ्रॉम दिस इनसाइट, अंशुल डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द इंसेंटिव बोनस प्लान सो दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर, ताकि वो एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच डिफरेंस कर सके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस नेम एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव बोनस, तो वो कौन सा इंसेंटिव बोनस है जो डिफरेंशिएट करेगा, तो ये हर किसी ने सही बता दिया, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि पीस बनाने का हम डिफरेंट अमाउंट जो है उसको पे करेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे केस स्टडीज जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते थे वो मैंने सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास कि आप अच्छे से इसको बना लोगे अपनी किताब से, और भी केस स्टडी बनाओ, जितना ज्यादा बना सको उतना ज्यादा बनाओ। और इस चैप्टर का केस स्टडी जो है वो बिल्कुल एंड है।